हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं? हम लोगों ने और आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ा होगा कि ऑडिट करने के लिए सबसे पहले क्या होती है? सबसे पहले होती है इंगेजमेंट। ठीक है, इंगेजमेंट के बाद क्या होती है? विजिट एंड प्लानिंग, विजिट एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, विजिट एंड अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या होती है? प्लानिंग। और प्लानिंग के बाद आता है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स बेसिकली एसेस के द्वारा बताए गए वो सारे तरीके होते हैं जिन तरीकों को एक ऑडिटर वाइल ऑडिटिंग फॉलो करेगा। ऑडिटर विल फॉलो वाइल ऑडिटिंग। ये प्रोसीजर्स एसेस से इंस्पायर्ड होती है। ये हमारे एसेस हमें सजेस्ट करती हैं कि एक ऑडिट के क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए, ऑडिट कैसे करना चाहिए। ठीक है, और प्लस कुछ ऑडिटर की एक्सपीरियंस होती है, कुछ ऑडिटर का पर्सनल इंटेलिजेंस होता है जो ये डिसाइड करता है कि क्या ऑडिट प्रोसीजर कब लगाना है, कैसे लगाना है। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर्स को बेसिकली या बोले तो ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, रैप और फैप। रैप का पूरा रैप ऐसे हम लोग प्यार से बुलाते हैं, वैसे रैप को हम बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फैप होता है फर्दर असेसमेंट प्रोसीजर्स। और फैप होता है फर्दर असेसमेंट प्रोसीजर्स। रैप को दो पार्ट में रैप में हम क्या देखते हैं? एक्चुअली इसको अगर हम पूरे ध्यान से देखें तो हमने इसका नाम है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क, व्हाट इज रिस्क? आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि अगर आप कंपनी चलाते हैं या आपका कोई बिजनेस है या नॉर्मल टर्म्स में भी आप स्टूडेंट हैं, आप ऐसे सोचिए कि क्या आपने कभी बोला है कि भाई फेल पास होने का रिस्क है? ऐसा नहीं होता है। हम ऐसा बोलते हैं कि भाई फेल होने का रिस्क है, भाई रिस्क है, इस बार पास नहीं हो पाएंगे, फेल हो जाएंगे, रिस्क है। ठीक है, मेरा रिजल्ट ज़रा रिस्की है। तो रिस्क किस सेंस में यूज़ करते हैं? पास हो जाएंगे इस सेंस में नहीं, फेल हो जाएंगे इस सेंस में। उसी तरीके से अगर कोई कंपनी है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या बोलेगा? भाई प्रॉफिट होने के रिस्क है, प्रॉफिट होने के चांसेस है बट लॉस होने का रिस्क होता है। तो रिस्क, जब हम ऑडिट रिस्क की बात करते हैं तो ऑडिट रिस्क बेसिकली होता क्या है? आप ऑडिटर हो, आपके लिए क्या रिस्क है? आपके लिए ये रिस्क होगी कि भाई जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। ठीक है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके आप ऑडिट कर रहे हो या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोल लो, ठीक है, उसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। मिस स्टेटमेंट है जो मटेरियल है, जो काफ़ी ज़्यादा है और डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है यूज़र के। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र को के डिसीजन को जो मिस स्टेटमेंट अफेक्ट करे, हम उसे कहते हैं कि वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, तो क्या रिस्क है कि मिस स्टेटमेंट पकड़ी जाएगी, मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो जाएगी, या फिर ये रिस्क है कि मिस स्टेटमेंट छूट सकती है, वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकती है। रिस्क है ना कि दैट ऑडिटर ओपिनियन क्लियर दे दे। रिस्क हो कि जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें मिस स्टेटमेंट, बट फिर भी ऑडिटर जो है वो क्लीन ओपिनियन दे दे। ओपिनियंस के बारे में हम जानते हैं और अगर नहीं जानते तो हम बाद में फिर और जान जाएंगे, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़ रहे हैं। तो ओपिनियन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जैसे अगर जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर ये मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और इसमें सब कुछ एज पर AFRF है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एज पर वो AFRF है, और या फिर जो भी है,
इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी है, मान लो कि कंपनी ने कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट रख रखा है, लेकिन उसके एसेट साइड में ये दिख रहा है कि भैया ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, मतलब उसके पास जो चीज जैसा है वो लॉस में कर रहा है, तो वो दिखाए कि हाँ भाई मैं लॉस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कंपनी जो कुछ भी कर रहा है, जैसा भी वो काम कर रहा है, जहां से भी लोन उसने लिए हैं, जहां भी इन्वेस्ट करा है, यानी प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल उसका क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या है उसका, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, वो सारे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो कर रहे हैं, कोई विंडो ड्रेसिंग नहीं है, सब कुछ वैसा ही इसमें लिखा है जो एक्चुअली में हो रहा है, तब हम कहते हैं कि ये ट्रू और फेयर व्यू दिखा रहा है। तब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें ट्रू और फेयर व्यू दे रहा है। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा होता है, तो ऑडिटर क्लीन ओपिनियन दे देता है। ऑडिटर गिव्स क्लीन ओपिनियन। ऑडिटर के क्लीन ओपिनियन का मतलब ये नहीं होता है कि आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, नहीं। ऑडिटर के क्लीन ओपिनियन का मतलब होता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपको दिखा रहा है वो सच्चाई दिखा रहा है, वो सच है। अब आप अपना इंटेलेक्ट, अपना इंटेलिजेंस यूज करिए कि आपको उसको यूजर के लिए, जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके लिए ये बातें मैं बोल रही हूँ, कि अब आप अपना इंटेलेक्ट यूज करिए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो बेसिकली ट्रू और फेयर व्यू का मतलब क्या होता है हम समझ गए, क्लीन ओपिनियन का मतलब समझ गए, ओपिनियन का मतलब समझ गए। लेकिन यही अगर मान लीजिए इसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट होता और ये मिसलीडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता, ये मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता, जो कर रहा है वो दिखा नहीं रहा, विंडो ड्रेसिंग होता और पकड़ाता नहीं, ऑडिटर फेल कर जाता उसे आइडेंटिफाई करने में, तो इसके यूजर के डिसीजन को ये इम्पैक्ट कर सकता था। तब इस केस में क्या होता कि उसे क्लीन ओपिनियन नहीं देना चाहिए, उसे या तो एडवर्स ओपिनियन देना चाहिए या तो क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाहिए या जो भी है, लेकिन उसे क्लीन ओपिनियन नहीं देना चाहिए। तो ये क्या, इसका रिस्क है कि गलती होने के बाद भी गलती ना पकड़े जाने का रिस्क, गलत ओपिनियन दिए जाने का रिस्क। तो इसलिए हम ऑडिट रिस्क को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रिस्क दैट ऑडिटर एक्सप्रेसेस इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। तो हम ऑडिट रिस्क को बोलते हैं रिस्क दैट ऑडिटर एक्सप्रेसेस इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। Risk that auditor expresses inappropriate opinion when financial statements are materially misstated. Are materially misstated. ठीक है, तो यहाँ पे है वेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मटेरियल मिसस्टेटेड, मतलब मटेरियल मिसस्टेटेड है और फिर हमने इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दिया है, बट इस वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, मतलब ये बात सच नहीं होगी कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है बट हमने इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दिया, तो उस केसेस में मैटर ही नहीं करता, मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है फिर भी अगर हमने इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दिया, दैट इज नॉट ऑडिट रिस्क बट दिस इज ऑडिट रिस्क। ये एक इंपॉर्टेंट और टेक्निकल पॉइंट थी समझने वाली ऑडिट रिस्क को लेकर के। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि रिस्क हमारा कितना है वो हम देखें। अब ऑडिट रिस्क भी ना दो तरीके के होते हैं। क्या एक रिस्क होता है कि जो मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं रोमम, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इट्स लाइक कूल टू रीड एंड इजी टू रिमेम्बर टाइप्स, ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और दूसरा होता है डिटेक्शन रिस्क। हम ये जानते हैं और ये हमें ये पता है कि कोई भी ऑडिटर जो होता है ना, वो पूरे एक एक ट्रांजैक्शन को नहीं चेक करता है, वो सैम्पलिंग करता है। वो क्या करता है, सैम्पलिंग करता है और सैंपल को चेक करता है, सैम्पलिंग करता है और फिर सैम्पलिंग से वो ये देखता है कि भैया मतलब कि क्या कंडीशन है। जैसे अपन चावल बनाते हैं ना, तो पूरे चावल के एक एक दाने को नहीं चेक करते,
तो दाना निकाल के देखते हैं, अगर वो पका हुआ होता है तो मतलब द एंटायर बल्क इज हेल्दी, वो पक चुका है। तो उसी तरीके से हम सैम्पलिंग की बात करते हैं। सैम्पलिंग में भी ऐसा ही होता है कि हम ऑडिटर जो होता है वो कुछ जो सैंपल्स होते हैं उनको लेता है, उनको चेक करता है, अगर उसमें मिस स्टेटमेंट नहीं लगता तो फिर वो आगे के प्रोसेस डिसाइड करते हैं कि आगे और सैम्पलिंग करना है कि नहीं करना है। ये सैम्पल इसीलिए जो है ना, ये कहा भी जाता है कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता हमें, जो ऑडिट है वो हमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता, या ऑडिटर हमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता, हमें रीजनेबल एश्योरेंस देता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो इनहेरेंट होते हैं, जिनको हटाया नहीं जा सकता। तो जो इनहेरेंट, जैसे जो रिस्क हो गया, जैसे डिटेक्शन रिस्क हो गया, और हमने अभी पढ़ा कि इनहेरेंट रिस्क। तो जो आपका दो तरीके का रिस्क होता है, रोमम हो गया और एक हो गया डीआर, डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क, और अभी क्या पढ़े, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। ये दो तरीके के हमारे कौन से रिस्क हो गए, ऑडिट रिस्क को, फिर दो तरीके के हमारे ऑडिट रिस्क हो गए। अगर हम रोमम की बात करें, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट की बात करें, तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट किन किन वजह से हो सकती है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट अगेन दो कारणों की वजह से हो सकती है। पहला कारण कि हम ऐसी चीज़ों में ही डील कर रहे हैं जिसमें हम रोक ही नहीं सकते हैं मिस स्टेटमेंट को। जैसे अगर मान लीजिए कि हम अपनी हम कैश में बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस हम कैश बेसिस में कर रहे हैं, या फिर कैश में डील कर रहे हैं, बिजनेस मेरा सारा कैश में डील होता है, तो यहाँ पर मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या आ गया, मटेरियल मिस स्टेटमेंट को यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट को हम सॉरी इस रिस्क को, इस मिस स्टेटमेंट के रिस्क को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, दिस कैन नॉट बी कंट्रोल। तो ऐसे रिस्क को हम इनहेरेंट रिस्क बोलते हैं, विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। और ये इनहेरेंट रिस्क जो होता है विद नेचर ऑफ द बिजनेस एसोसिएटेड होता है। फिर आता है कि कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क क्या होता है कि ऐसा रिस्क जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर कैश की बहुत मिसप्लेसमेंट हो रही थी, तो या तो हम अपना इंटरनल कंट्रोल ऐसा बनाएं, डेलीगेशन हम ऐसा करें कि जो बंदा जो कैश कलेक्ट करता है, जो बंदा कैश कलेक्ट करता है वो कैश मैनेज ना करे, और फिर कैश इशू करने वाला अलग हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक ही डिपार्टमेंट में इसको इसके काम के बारे में पता नहीं होगा, इसको इसके काम के बारे में, इसको इसके काम के बारे में पता नहीं होगा, तो क्या होगा, चोरी होने के चांसेस क्या हो गए, कम हो गए। तो ये क्या हुआ, दिस इज एन एग्जाम्पल कि इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छी है, आईसी बहुत अच्छी है इनकी। ठीक है, तो ये कंट्रोल किया हमने, कैसे किया, हमने आइडेंटिफाई किया रिस्क को, फिर हमने उसके मेजर्स लिए, उसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो ये कंट्रोल रिस्क हो गया, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। या ऐसी कोई चीज़ जिस पे इंटरनल कंट्रोल ही नहीं बनी, या बनी तो खराब बनी, तो ये कंट्रोल रिस्क होता है। ये कंट्रोल रिस्क आराम से मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता है, ये रिस्क मैनेजमेंट आराम से कंट्रोल कर सकता है जिस रिस्क को। तो हम इसका बोलते हैं कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ये जो तो आपका रोमम है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट अगेन दो प्रकार के होते हैं, इनहेरेंट रिस्क जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, और कंट्रोल रिस्क जिसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होती है। ठीक है, तो ऑडिट रिस्क तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अभी हम एक और बात नहीं पढ़े, वो है डिटेक्शन रिस्क।
डिटेक्शन रिस्क क्या होता है कि मान लो ऑडिटर है, उसने क्या किया, सैम्पलिंग किया, सैम्पलिंग किया, मान उसके एक्सपीरियंस में कमी हो या सैम्पलिंग उसको लगा कि हमको इतना ही सैम्पलिंग करना चाहिए बट यह सफिशिएंट नहीं था और लेना चाहिए था, तो सैम्पलिंग किया उसकी वजह से या कोई अदर फैक्टर्स हैं उसकी वजह से रिस्क डिटेक्ट नहीं हो पाया, रिस्क फेल टू डिटेक्ट, टू बी डिटेक्टेड। तो अगर रिस्क डिटेक्ट नहीं हो पाया तो ये कैसा रिस्क हो गया, डिटेक्शन रिस्क हो गया। क्यों, क्योंकि ऑडिटर की वजह से ये डिटेक्ट ही नहीं हो पाया। तो इस रिस्क पे किसका कंट्रोल हो गया, ऑडिटर का, और इस रिस्क पे किसका कंट्रोल हो गया, मैनेजमेंट का, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। बहुत टेक्निकल टर्म इसके लिए यूज करते हैं, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, TCWG, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ठीक है। तो यहाँ इस रोमन किनके कंट्रोल में था, इनके कंट्रोल में था। तो ऑडिटर क्या रूमम सुधार सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो तो क्या कंपनी बनाती है, ऑडिटर बनाता नहीं। वो एसेस कर सकता है इस रिस्क को, और वो एसेस करना उसके लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, अभी हम पढ़ेंगे क्यों ज़रूरी है, ठीक है। रिस्क हमें समझ आ गया ओवरऑल, ठीक है। रिस्क इतने तरीके के होते हैं, ये रिस्क था। तो अभी तक हमने क्या किया, रिस्क को एसेस किया, हमने रिस्क के टाइप्स किया। हम बैक पे आते हैं एक बार फिर से। अभी अगर हम बैक पे आए तो हमने ये चीज़ देखा था कि ऑडिट प्रोसीजर दो तरीके के होते हैं, रैप और फैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अभी तो हमने सीख लिया कि हमें रिस्क कैसे एसेस करना है, हमने रिस्क असेसमेंट सीख लिया। ये रिस्क असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। जब भी ऑडिट प्रोसीजर होगा तो सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ही होगा, क्योंकि रिस्क एसेस करने ये इसमें मुझे इतने काम करने की आवश्यकता है, इसमें मुझे इतना काम करना है, इसलिए हमारा रिस्क को एसेस करना बहुत ज़रूरी है। जब हम रिस्क एसेस करते हैं हम क्या देखते हैं, तो कि हमारी एंटिटी क्या है, हम जिसको ऑडिट करने जा रहे हैं वो एंटिटी कौन सी है, कैसी है, उसका नेचर क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, और इंटरनल कंट्रोल कैसा है। यही 3 चीज़ देखते हैं। अभी हम तो देख ही चुके पीछे, अभी हमने सारा कुछ पढ़ा, अभी समझ ही आ गया। तो हम देखते हैं कि एंटिटी कैसी है, इन्वायरमेंट कैसा है उस एंटिटी का, और इंटरनल करना है, ठीक है। जब हम ये सब चीज़ एसेस कर लेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि रिस्क कितना है, चाहे वो रोमम हो या डिटेक्शन रिस्क हो। रोमम के बारे में हमने तो पढ़ा, अभी क्या देखा, रोमम के बारे में हमने देखा कि रोमम के बारे में हमने ये देखा कि ये दो तरीके के होते हैं, एक इनहेरेंट होते हैं और एक कंट्रोल होते हैं। तो इसको तो आप छोड़ दीजिए। तो जब हम रिस्क एसेस करते हैं तब हम ये ना देखते हैं कि अच्छा है ये फर्म जो है कैश में डील कर रहा है, इसका मतलब इसके पास ये कैश मिसमैनेजमेंट का इनहेरेंट रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से ना अपना फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे, हम उस हिसाब से वाउचर चेक करेंगे, हम उस हिसाब से वेरिफिकेशंस करेंगे, हम उस हिसाब से अपना अगला कदम तय करेंगे कि हमें क्या करना है। आप अगर ध्यान से देखें ना तो रोमम और डीआर में एक आपको कनेक्शन बनेगा, मतलब एक आपको दिखेगा, एक रिलेशन दिखेगा। वो ये कि अगर अगर ऑडिटर ये एसेस कर ले कि भैया रोमम बहुत है, मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, क्यों, क्योंकि एक तो कंपनी का इंटेंशन ख़राब है, आपको जाते ही पता चल जाएगा कि ये मुझे एक्सेस नहीं दे रहा है, अपनी कुछ कुछ जो चीज़ें मांग रही हूँ आने में डिले हो रहा है, आ रहा है तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड आएगा। आपको इन्वायरमेंट को एसेस करके आपको समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है। तो उस हिसाब से आप रिस्क को एसेस करेंगे कि हमारा रिस्क कितना ज़्यादा है, और आपने एक बार रिस्क को एसेस कर लिया तब आप क्या कोशिश करेंगे कि हमारा डिटेक्शन रिस्क बहुत कम हो जाए। क्यों, हम इतना अपना ऑडिट प्रोसीजर्स इतने ज़्यादा लगाएं, हम अपने ऑडिट प्रोसीजर्स इतने तरीके से लगाएं कि हमारा जो है डिटेक्शन रिस्क कम हो जाए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि रोमम अगर ज़्यादा हो तो डिटेक्शन रिस्क कोशिश करता है ऑडिटर की कम हो। तो ये एक तरीके का इन्वर्स रिलेशन आपको यहाँ पर मिल सकता है, मिलता है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया।
अब हम आते हैं कि अब हम जहाँ पर थे हम आते हैं कि रिस्क असेसमेंट। तो हमने पता कर लिया कि रिस्क कैसे असेस करना है। क्यों करना ज़रूरी था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर? क्योंकि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करने के बाद ही हमें फैप का नेट पता चलेगा। नेट बोले तो नेचर, एक्सटेंट और टाइमिंग। ठीक है, तो जैसे हमें रिस्क असेसमेंट हमने कर लिया, हमें रिस्क असेस कर लिया, उसके बाद हमें इसका नेट पता चलेगा कि हमें फैप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो करनी है उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, उसके एक्सटेंट क्या होंगे, किस एक्सटेंट तक करना है और उसकी टाइमिंग क्या होगी। हम सभी चीज़ों को बारी बारी करके डिस्कस करने वाले हैं। तो अब एक हमने जो ये वीडियो वाइज होगा, तो हमने एक इस वीडियो में रैप देखा। हम और ये देख लेते हैं कि फैप के कितने काइंड्स होते हैं, कितने तरीके के फैप होते हैं। यानी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आप क्या क्या लगाएंगे, आप दो लगाएंगे, आप लगाएंगे कंप्लायंस और आप लगाएंगे सब्सटैंटिव प्रोसीजर। थोड़ा आप कोऑपरेट करिए, मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी विजिबिलिटी क्लियर आए। ठीक है, फाइन। ठीक है, तो फर्दर असेसमेंट प्रोसीजर्स दो तरीके के होते हैं। जो फर्दर आप असेसमेंट करेंगे तो उसमें आप जो प्रोसीजर्स यूज़ करेंगे, वो दो तरीके के होंगे, कॉम्प्लायंस एंड सब्सटैंटिव। तो बेसिकली हमने देख लिया कि हमने ऑडिट प्रोसीजर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, रैप और फैप। रैप में हमने क्या देखा, एंटिटी, इन्वायरमेंट और इंटरनल कंट्रोल कैसा है। यहाँ से हमें एक्सटेंट क्या और फर्दर असेसमेंट प्रोसीजर हमें कितना करना है वो पता चलेगा। तो हमें फैप का नेट पता चलेगा। फैप अगेन दो तरीके के होते हैं, कॉम्प्लायंस एंड सब्सटैंटिव। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कॉम्प्लायंस और सब्सटैंटिव क्या है। थैंक यू।